So students, today we are going to discuss doubts of chemical kinetics chapter. Okay, computational doubts. इसमें एक टॉपिक जो है वो भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे बाद में, ठीक। वो है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना होता है ये फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना होता है, ठीक। मतलब इसमें जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जैसे जैसे फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन क्या बनेगी रेडियो एक्टिविटी के लिए? फिर ये बनेगी के टी इज इक्वल टू 2 पॉइंट वेट के टी इज इक्वल टू लॉग, मैंने लॉग बेस ई वाला लिया है, ए नॉट बाय ए, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी में हम ए नॉट और ए नहीं लिखते। ए नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। रेडियो एक्टिविटी में तो जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं ना, उसके एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं। तो इसके केस में हम लिखते हैं के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन, वेयर एन नॉट इज नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स, इनिशियली कितने एटम्स थे, वेयर एन इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, कि बच कितने गए हैं, ठीक है। क्लियर। और इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे आपको पता है log ऑफ x विद बेस y इक्वल टू, अगर p आ जाए इसका मतलब होता है कि y की पावर p रेज करोगे यू विल गेट x, है ना। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी के टी, यहाँ पे बेस ई होता है ना, इसका बेस ई होता है नेचुरल लॉग का, तो इसको लिख सकते हो आप ई रेस टू पावर के टी इज इक्वल टू एन नॉट बाय एन। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? एन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी इंटू एन नॉट, ये आ गया, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक। क्लियर। और एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट है तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए भी होता है। तो हाफ लाइफ का फिनोमिना क्या होता है, क्या वैल्यू होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, ओके, 0.693 बाय के। और वही इसमें होगा, वेयर के, यहाँ पे जो के है ये क्या होगा? इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे रिएक्शंस के लिए रिएक्शन कांस्टेंट होता है ना, कि रेट कांस्टेंट, वैसे ही के यहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। हर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के लिए अपना एक के होता है, ओके। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट तो होते नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट तो होते नहीं है। तो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होते तो इनके लिए एक और टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज लाइफ, ठीक है। क्लियर। क्योंकि कंप्लीट तो होते नहीं है कभी भी डिसइंटीग्रेशन, तो उसके लिए एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ का के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है ये आपने याद कर लेना है, 1/k। इसकी डेरिवेशन आप फिजिक्स में करोगे, आप थोड़ा लेंथी है। इसकी होती है 1/k, वेयर के इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो इसको और इसको, इन दोनों की हेल्प से एवरेज लाइफ को टाउ से डेजिग्नेट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू 1/k, ठीक। इन दोनों की हेल्प से हम हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। ये हाफ लाइफ, ये एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हो गया, इनमें रिलेशन। इसकी जरूरत आपको भी पड़ेगी आगे, देखना न्यूमेरिकल्स, ओके। तो मतलब बेसिकली हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे करते हैं उसी का जो एक्सप्रेशन यूज किया है। तो उसके लिए आप बस, उसमें क्या होता है, हम इसमें एन नॉट और एन यूज करते हैं। एन नॉट क्या होता है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, जब रेडियो एक्टिविटी शुरू नहीं हुई तब की बात। एन आफ्टर टाइम, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो एटम बचे हैं वो, ओके। और इसमें भी हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन तो वही बनेगा, है ना। और इसमें बस एक और नई टर्म जो आपने आज नहीं पढ़ी है, दैट इज एवरेज लाइफ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए एवरेज लाइफ होती है, दैट इज इक्वल टू 1/k, ओके। क्लियर। और एवरेज लाइफ को टाउ से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक। और वैसे टाउ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है इन दोनों को?
इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके आप निकाल सकते हो। दोनों में के को एक साइड रखो, ठीक है, उसके बाद के की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, वहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगा टाउ और हाफ लाइफ में टाउ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज लाइफ। अब बढ़ते हैं डाउट्स पे, क्योंकि ये वाला टॉपिक डाउट्स में आना था इसलिए मैंने करवाया है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 30th, हायर ऑर्डर जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 3 हो, रिएक्शंस आर रेयर, यहाँ पर रेट लिखा हुआ ये गलती से लिखा गया है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे रेयर है। ड्यू टू, जो हायर ऑर्डर रिएक्शन होते हैं जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन 3 होता है वो रेयर इसलिए होते हैं क्योंकि देखो ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है, वही ऑर्डर होता है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इट मींस ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या है कि आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो साइमल्टेनियसली अगर कोलाइड करेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या आता है, और ऐसा हो सकता है कि 3 मॉलिक्यूल इकट्ठे एक टाइम पे एक जगह कोलाइड कर रहे हो, बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है ना। कभी सड़क पे देखा है कि 3 गाड़ियां एक टाइम पे ही आके एक दूसरे के साथ टकराई हैं? ये हो सकता है कि 2 टकरा चुकी हो, तीसरी आराम से मजे मजे में आए फिर टकराए, ऐसा हो सकता है। तीनों साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे टकराए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट मॉलिक्यूलरिटी 3 होने का मतलब तो यही है कि तीनों मॉलिक्यूल एट अ टाइम, तीनों एक जगह पे एक ही टाइम पे स्ट्राइक करे। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, इसीलिए हायर ऑर्डर रिएक्शन ग्रेटर देन 3 वाले बहुत रेयर एग्जिस्ट करते हैं। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45th। ये भी कोई डाउट ही है आप में से किसी का। एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसेज एसिटाल्डिहाइड, गैसेज एसिटाल्डिहाइड ये है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, ओके क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली एट प्रेशर ऑफ 363 टॉर, और प्रेशर कितना है इसका, इनिशियल प्रेशर कितना है 363 टॉर, कितना वाज 1 टॉर पर सेकेंड व्हेन 5% रिएक्टेड। जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ कितनी है, जब अभी सिर्फ 5% रिएक्ट हुआ, मतलब लेफ्ट कितनी है, लेफ्ट है 95%, ओके। एंड 0.5 टॉर पर सेकेंड व्हेन 33% रिएक्टेड, जब ये 33% रिएक्ट होगा तो लेफ्ट कितना होगा 67%। तो जब 67%, जब 95% लेफ्ट है उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1 टॉर पर सेकेंड, और जब 67% लेफ्ट है तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 0.55 टॉर पर सेकेंड, 0.5 टॉर पर सेकेंड, नॉट 55 टॉर पर सेकेंड, ठीक क्लियर। और आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके केस में आपको याद होगा अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लें, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, तो जब ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 95% ऑफ ए नॉट, और आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे ए ना लिख के इसको एसिटाल्डिहाइड लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड रेज टू पावर 1, और रेट कितना है इस टाइम ये गिवन है 1 टॉर पर सेकेंड, के की वैल्यू नहीं गिवन। और नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, इसमें ऑर्डर निकालना है, सॉरी 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 सॉरी, ओके, इसमें ऑर्डर निकालना है, तो हमने इसका जनरल एक्सप्रेशन लिया है, इसका जनरल एक्सप्रेशन बनेगा एन, ओके, ऊपर ये एन के लिए सॉल्व करना है हमने, 1 टॉर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। और जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोले हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, कई बार सेकंड ऑर्डर भी होती हैं, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती हैं, जीरो ऑर्डर भी हो सकती हैं, ठीक है, हाँ, बट मोस्टली देखा गया है कि वो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं ज्यादातर। तो 1 टॉर पर सेकेंड रेट है, के की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है इनिशियल का 95%, इसको लिख लेंगे 95/100 ऑफ ए, ए हमने इनिशियल मान लिया और इसकी पावर एन, ठीक।
और सेकंड जो है ये वाला डाटा इसको भी इसी इक्वेशन में पुट करना है। क्या बनेगा, अभी रेट कितना है 0.5 टॉर पर सेकेंड इंटू के, कंसंट्रेशन कितनी बची है 67% ऑफ ए, 67/100 इंटू ए इसकी पावर एन। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसको सॉल्व करना है, 1 को डिवाइड करो 2 से, क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 95/100 ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 67/100 ए रेज टू पावर एन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब इसको इनमें जो कॉमन वाला है वो काटना है और कॉमन पावर ले जानी है। ये बन गया 2, इधर बनेगा 95/67 रेज टू पावर एन। ठीक है, 95/67 कितना होता है, ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये आएगा 1.41 रेज टू पावर एन। और 1.41 क्या होता है, दिस इज दी अंडर रूट ऑफ 2। तो अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 2, इट मीन्स एन इक्वल टू कितना है 2, क्योंकि एन इक्वल टू 2 के लिए ये होगा ना, है ना। तो बस इसमें एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ऑर्डर कितना है सेकेंड। दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस, ये रिएक्शन है आपके पास, इसके लिए रेट लो इक्वेशन लिखी हुई है ये। इफ बी इज टेकन इन द एक्सेस, अगर किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया जाए तो उसके ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तब इसके ऊपर डिपेंडेंस खत्म होगी तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, फिर 1 ही बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी दी 1। ओके, पहले ऑर्डर 2 था, बट जब बी को एक्सेस में ले लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाता है, क्योंकि बी के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है, अब खत्म हो जाती है। इनको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ रहे हैं, अब ये रहा आपका, अब आगे रेडियो एक्टिविटी वाले शुरू हो गए, ये नंदनी के डाउट्स हैं। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज लैम्डा, रेट कांस्टेंट मतलब जो के होता है ना हमारे एक्सप्रेशन में, इन्होंने के इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है, इसको लैम्डा मानना है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी p of survival of a radioactive nucleus for one lifetime, one mean lifetime is, ठीक है, मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है, कितने सारे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस हैं, उनमें से एक को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इसकी बचे रहने की प्रोबेबिलिटी कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होगा कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी p, प्रोबेबिलिटी p क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसइंटीग्रेट होने ही होने हैं टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड जो टिल टाइम डिसोसिएट हो चुके हैं, और डिसोसिएटेड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, शोन रेडियो एक्टिविटी। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी टी, ये अभी हमने ड्राइव किया ना, n इज द लेफ्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नॉट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, कितनों ने रेडियो एक्टिविटी शो कर दी है डिवाइडेड बाय कितने टोटल करेंगे, टोटल में तो एन नॉट ही आ जाएगा, और कितनों ने अभी कर दी होगी रेडियो एक्टिविटी शो, वो क्या है, नहीं कितने अभी बचे होंगे रेडियो एक्टिविटी नॉट शोन, ये एन जो है वो क्या है, जो अभी जिन्होंने अभी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करी वो कितने हैं, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। यहाँ पे के नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लैम्डा लिखना है, माइनस लैम्डा टी बाय एन नॉट, एन नॉट से तो एन नॉट कर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, बट अभी ठीक खत्म नहीं हुआ ये, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वन मीन लाइफ, मतलब टाइम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है, टाइम की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, मीन लाइफ, मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने आपको पीछे जो एक्सप्रेशन बताया तो उसमें एवरेज लाइफ का, एवरेज लाइफ किसको बोलते हैं, टाओ ना, टाइम कितना है टाओ, तो टाओ की वैल्यू कितनी होती है आपको बताइए, एक्सप्रेशन में हमने करा हुआ है 1/k, यहाँ पे के ना देके उसको लैम्डा बोल रहे हैं, टाओ इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो टाइम जब इक्वल टू 1 टाओ बीत गया तब निकालनी है पी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, तो टाइम की वैल्यू जो टाओ पुट कर देना, टाओ की वैल्यू क्या है 1/λ, ये पुट करो यहाँ पे क्या आएगा, p इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इनटू 1/λ, लैम्डा से लैम्डा कट गया, p कम्स आउट टू बी ई रेज टू पावर माइनस 1, ये है प्रोबेबिलिटी उसकी कि वो भी बचा रहेगा,
कि जब उसका जो न्यूक्लियस है वो उसको अभी रेडियो एक्टिविटी शो करते हुए 1 मीन लाइफ टाइम हो चुका है, तब भी ये बचा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। For a particular reaction with initial concentration of reactant A1 and A2 and the half life period T1 and T2 respectively, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो हाफ लाइफ T1 है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है हाफ लाइफ T2 है। दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा A1 A2 और T1 T2 की टर्म में। देखो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, T half is directly proportional to concentration raised to power 1 minus n, where n is the order of reaction। ठीक है, तो अब इसमें डाटा में वैल्यू पुट कर दें। क्या वैल्यू पुट करेंगे, T1 फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तब कितनी है A1 रेज टू पावर 1 माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली 2 टू T2 सेम रिएक्शन की बात हो रही है, इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A2 रेज टू पावर 1 माइनस n। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आएगा वो दोनों में सेम ही आएगा, वो तो कट ही जाना है। ओके, तो आपके पास T1 1 को डिवाइड कर दिया आपने 2 से, T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 रेज टू पावर 1 माइनस n। दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ले लेते हैं बेस ई वाला, ln T1 T2 इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू ln A1 A2। ठीक, तो इसको n के लिए सॉल्व करना है, पहले ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस n इज इक्वल टू ln T1 T2 डिवाइड बाय ln A1 A2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस ln T1 बाय T2 डिवाइड बाय ln A1 बाय A2, ये वैल्यू आ गई n की। ऐसे सॉल्व होता है n के लिए, 1 माइनस T2 बाय T1 T2 डिवाइड बाय A1 A2। ठीक है, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने ये रेशो हमने 1 डिवाइड बाय 2 करके निकाली ना, 2 डिवाइड बाय 1 करके अगर निकाली होती तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, यहाँ पे T2 ऊपर आता, T1 नीचे आता, A2 ऊपर आता, A1 नीचे आता यहाँ पे। ठीक, तो आपका अल्टीमेटली एक्सप्रेशन कौन सा, ये वाला बन जाता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें है तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। वेट, यहाँ से क्या निकला था हमारा आंसर, n इज इक्वल टू 1 माइनस ln T1 बाय T2 डिवाइड बाय ln A1 बाय A2। ठीक, और सी ऑप्शन जो तू कह रही है उसमें क्या है, नीचे A2 बाय A1 है। तो हाँ, यहाँ पे A2 बाय A1 करेगी तो माइनस आ जाएगा ना, अगर इन्वर्स करेगी तो पावर -1 जो आएगी वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक, तो एक्सप्रेशन बन गया n इज इक्वल टू 1 प्लस ln T1 बाय T2 डिवाइड बाय ln A2 बाय A1। ओके, तो ये यहाँ पे प्लस करना कैसे हुआ, जब आप ऐसे होता है ना log A1 बाय A2 इज इक्वल टू माइनस log A2 बाय A1। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर -1 करोगे तो -1 वो बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक, तो इसका एक्सप्रेशन सी बन रहा है, बट इसका डी भी तो बन सकता है, इसका डी भी चेक करें, वेट अ मिनट। टी में A2/A1 है। A2 बाय A1 है, हाँ तो वो ऊपर भी तो A2 बाय T2 बाय T1 है। अगर यहाँ पे रेशो हमने 2:1 रखी होती तो मेरे को लगता है डी आंसर भी आ जाता। करके देखते हैं, रुको, फिर क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वेट वेट। ठीक है, इन्वर्स करके देखते हैं इसको दूसरे तरीके से भी। इसमें रेशियो थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, इसमें करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1, ये 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, T2 बाय T1 इज इक्वल टू A2 बाय A1 रेज टू पावर 1 माइनस n। अब यहाँ पे लेते हैं लॉग बोथ साइड में, log T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 बाय n log A2 बाय A1। तो यहाँ पे 1 माइनस n की वैल्यू आ गई log T2 बाय T1 log A2 बाय A1। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 1 माइनस log T2 बाय T1 डिवाइड बाय log A2 बाय A1। ठीक है, तो आ तो रही है ये डी, फिर तो डी भी आ जाएगा।
ठीक है, वैसे भी खुद देखो ना, डी में भी ऐसा ही हो जाएगा, जब इसका T1/T2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, तो भी तो ये बन रही है, सी और डी सेम ही है, तो इनमें दोनों ही आंसर ठीक है। तो ये एक तरह का एमसी मल्टीपल चॉइस हो गया, एमसीक्यू, तो इसमें सी और डी दोनों ठीक है। ओके क्लियर। चलो आगे आपके पास है द नंबर ऑफ नेचुरल लाइफ टाइम्स टी एवरेज required for a first order reaction to achieve 99.9% level of completion। देखो इन्होंने पूछा है कि एवरेज हाफ लाइफ टाइम के कितने टाइम्स होगा। हमें इतना पता है टी 99.9% करवाने के लिए ये हमने एक एक्सप्रेशन शॉर्टकट किया हुआ कंपटीशन में कि 10 इंटू टी हाफ होता है। 99.9% कंप्लीशन के लिए जितना भी हाफ लाइफ टाइम है उसका 10 टाइम्स कर दो, मतलब 10 हाफ लाइफ लगती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट कराने के लिए। बट उन्होंने पूछा है कि हाफ लाइफ के टर्म में नहीं, एवरेज लाइफ के टर्म में आंसर क्या बनेगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया अभी एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.414 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ से हाफ लाइफ कम्स आउट टू बी 1/1.44 टाइम्स ऑफ टाउ। तो ये वैल्यू पुट कर दो हाफ लाइफ की, यहाँ पे क्या बनेगा, टी 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू टाउ डिवाइड बाय 1.44। तो इसको करो, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 7 के आंसर अराउंड इंटू टाउ। तो इट मीन्स time taken for 99.9% completion is equal to 7 times of the average life। 7 times, ऑप्शन नंबर ए 6.9 ये बनेगा आंसर। नेक्स्ट आपके पास डाउट है, for a certain reaction the variation of rate constant with the temperature is given by this equation। the value of temperature coefficient, temperature coefficient क्या कहता है, k at t plus 10 divided by k of k at t, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये निकालना होता है। कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि रेट कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर और 10 प्लस टी प्लस 10 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इन दोनों की जो रेशियो आती है टी प्लस 10 वाले रेट कांस्टेंट की डिवाइड बाय टी पे जो रेट कांस्टेंट था उसकी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। कि रेट कांस्टेंट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, उसके लिए ये टर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हम जो टी है, ये जो टी वाला ये है टी, इसकी वैल्यू 10 पुट कर दें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, t equal to 10 for calculating temperature coefficient। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए t equal to 10 पुट करना है। तो बस पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में t k t log k नॉट। यहाँ पे k नॉट क्या है, जब जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस टाइम कितना log k है, और यहाँ पे t हमने 10 पुट कर ही दिया। ठीक है, t तो हमने 10 पुट कर दिया। क्लियर, तो बस वही बन गया ना कि 0 पे कितना है, हमने एक्चुअली में क्या करना है कि टी बाई के नॉट की रेशो, के जीरो की रेशो निकालनी है ये। तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस log 3 इंटू टाइम की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया डिवाइड बाय 10। तो टाइम 10 से 10 कट गया, क्या बनाएगा आपके पास, यहाँ पे बन गया एल एन के टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो log m प्लस log m इंटू एन। लॉग से लॉग कटा, क्या बना, के टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू 3। तो यहाँ से के टी बाई के नॉट की रेशो क्या आ गई, 3। तो आपका आंसर कितना है, 3। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 3। मतलब अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है इनिशियल के। सो दिस इज डन फॉर टुडे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम इससे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री, उसके डाउट डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।